अस्सलामुअलैकुम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं जी आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? पाकिस्तान में रात के 11 बज गए हैं और यहाँ मैनचेस्टर में शाम के 7 बज गए। जुमला कह कह के मुझे इतनी आदत हो गई कि मैं सोच रहा हूँ कि कभी ऐसा होगा कि मैं पाकिस्तान से आपके लिए लाइव तौसीक हैदर करूंगा, होपफुली वेरी सून। मैं इतना मिस कर रहा हूँ पाकिस्तान को, इतना मिस कर रहा हूँ इस्लामाबाद को कि बस भागना है मुझे वापस। जो ही अल्लाह ताला ने जब भी नसीब में लिखा सफर, जो भी फ्लाइट्स के मसाइल हैं वो हल हुए। अच्छा जी, आज आप सब भी इंतजार में, मैं भी इंतजार में हूं। बड़ी प्यारी हमारी बहुत ही अच्छी मंजी हुई, ग्लास होते हैं ना, मंजे हुए ब्रॉडकास्टर हम बहुत सुनते चले आए। तो माशाल्लाह इसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता। हमारे यंगस्टर्स जो नए ब्रॉडकास्टर्स हैं, तो खैर ये भी बहुत सीनियर ब्रॉडकास्टर्स में इनका शुमार होता है। अब्सा कोमल आज मेरी मेहमान होंगी और लेट्स सी के मौजूद हैं या नहीं। बिल्कुल मौजूद हैं। अब्सा को मैंने जनाब भेज दिया है। इन देखते हैं कि ये कितनी देर में हमें पिक करेंगी। एंड देयर शी इज, आई थिंक 1 2 एंड 3। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहें। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमेंट्स तो कर देते हैं ऑफ, इसलिए कि मेरे इस शो का पैटर्न ही है कि हम जो हमारे व्यूअर्स हैं ना उनको एंजॉय कराते हैं कॉन्वर्सेशन जो मेरी और मेरे मेहमान की होती है। वो बीच में जब क्वेश्चंस आने अक्सर लग जाते हैं ना, तो वो सारा चेहरा मेहमान का छुप जाता है उसमें। डिस्ट्रैक्शन भी हो जाती है थोड़ी हम लोगों को भी। क्या वो हाल चाल पढ़ते है? हुए लोगों के कमेंट्स, बात करते हुए साथ में। बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। तुमने टाइम निकाला और मैंने अब्सा को इनवाइट किया। अब्सा ने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर आपके साथ सेशन करूंगी। हमेशा ये आपके साथ हार्ट तो तुम्हें कभी नजर आ रहे हैं? ये हार्ट्स नजर आ रहे हैं, इतने सारे दिल? क्या बात है भाई, जबरदस्त। थैंक यू। जो लोग दिल भेज रहे हैं, भी हमने बात भी शुरू नहीं की, लेकिन देखिए शायद आपकी मोहब्बत में मुझे पता नहीं है कि मेरे लिए भेज रहे हैं या आपके, लेकिन आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत अच्छी लाइट है। दिन का वक्त है आपकी अच्छा। तरफ, तो हम लोग तो जरा बिल्कुल शाम हो चुकी है ऑफ कोर्स। हाँ, वहां तो बल्कि रात हो चुकी है। यहाँ पे मैनचेस्टर में बिल्कुल। अभी घंटा है सनसेट में। तो बड़ी जो हम्म। शाम की लाइट होती है वो खिड़की से आ रही है, बड़ी जबरदस्त। ये मेरे एक दोस्त हैं शेख वसीम साहब, उनका आइसक्रीम सैलून है, उस वहां पे बैठ के मैं इस वक्त लाइव कर रहा हूँ जनाब। साथ साथ सब अभी है। मजेदार सी आइसक्रीम और स्लश भी चलेगा। अच्छा, अब सर बहुत बातें करनी है तुमसे। तो सबसे पहले तो ये बताओ भाई कि अब्सा, ये एक सवाल है कि जी अब्सा किस जबान का लफ्ज है, इसका मतलब क्या है, और तुम्हारा नाम किसने रखा था? अम्मी, अब्बू, फुफ्फो, चचा, किसने रखा? बिल्कुल, ये मैं आपको बताती हूँ। ये बड़ा एक तो मुश्किल मेरे लिए सवाल हो जाता है, क्योंकि लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि उन्होंने ये नाम पहले किसी और का नहीं सुना। तो इंटरेस्टिंगली मैंने अपने अलावा ये नाम किसी इंसान का नहीं सुना। मैंने बैंक का नाम सुना है, स्कूलों के नाम सुने हैं, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। और मेरे फैमिली के साथ मेरी फूफो ने मेरा ये नाम रखा था। तो उनसे मैं कई बार पूछ चुकी हूँ, अपने वालिदैन से मैं कई बार पूछ चुकी हूँ कि उस वक्त क्या सोच के मेरा ये नाम रखा था, लेकिन आज तक मुझे कोई इतना कोई खास जवाब नहीं मिल सका इस बात का। अब प्रॉब्ली मेरी फुप्पो किसी को जानती थी उस वक्त में जिनका ये नाम था, और वो खातून थी और वो बहुत अच्छा, खूबसूरत थी, तो शी वांटेड के बस यही नाम रखना है। लेकिन किस जबान आई का लफ्ज है ये? वंडर, ये मैं समझ नहीं पाई। उन्होंने मुझे एक दो दफा कहा कि शी वॉज इजिप्शियन, जिनका नाम सुन के उन्होंने रखा था। ओह, लेकिन मुझे अच्छा हैरत अच्छा की अच्छा। बात यह है, अब अवेयरनेस बहुत है। अब हम किसी का नाम रखते हैं बच्चे का, तो बड़ा सोच समझ के उसका मतलब क्या है, उसका असर होता है इंसान की एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पर्सनैलिटी पे। लेकिन बैक इन द हाँ। डेज शायद ये, क्योंकि बच्चे हम इतने सारे थे, सारे कजन्स वगैरह के, हर किसी की मर्जी होती थी जिसका जो भी नाम रख दें। तो उन्होंने मेरा ये नाम रख दिया और चल पड़ा, और बस आज तक मैं नहीं तो पूछती अब रह गई। और अपने, अब जब तुम मशहूर हो गई, फेमस हो गई, तो उसके बाद कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा हो कि जी हाँ, हम अपनी बेटी का नाम हमने अप्सा रखा है, आपको देख के आपके नाम पे रखा है अप्सा? किसी मेरे बच्चे से नाम पे मुलाकात हुई कभी? एज सच किसी बच्चे से मुलाकात है, कई दफा लोगों ने कहा, लेकिन कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि आजकल के लोग बहुत अवेयरनेस है उनको, वो नाम बगैर मतलब हाँ। जाने नहीं रख सकते। मुझसे पूछते हैं, मुझे मतलब नहीं पता होता अपने नाम का। बट वो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया था, उन्होंने कहा कि किसी कॉस्ट्यूम का नाम है। इससे ज्यादा आज तक मुझे वो भी नहीं बता पाई। मैं खुद ढूंढ ढूंढ के नहीं, मुझे पता चल सका आज तक कि इसका मतलब क्या है। बट मैंने फिर ओके। इक्तफा कर लिया इसी नाम पे। मैंने कहा अब ये रख दिया और मैं टीवी पे भी चली गई, मशहूर भी हो गई, तो देयर इज नो पॉइंट, अब आई कांट चेंज माय नेम। वरना मैं भी कोई शाइस्ता वगैरह रख लेती नाम, जो मुझे ये मतलब पता होता लोगों को भी, पर नहीं ना, देखो तुम्हारी पर्सनैलिटी भी इतनी यूनिक है अब्सा, तो नाम भी यूनिक है, तो वो अगर मतलब आम सा नाम होता तो वो मैच ना करता तुम्हारे पूरे पर्सोना के साथ। अच्छा ये थैंक बताओ यू। भाई कि कहाँ गायब हो? सब पूछ रहे हैं क्या जियो छोड़ दिया है, नहीं छोड़ा है, छुट्टी है,
रिपोर्ट कार्ड का क्या बनेगा? रिपोर्ट कार्ड की उस्तानी चली गई तो नंबर कौन देगा? बस जी मैंने जियो तो तकरीबन आज से कुछ 4 महीने पहले अलविदा कह दिया जियो को, क्योंकि मेरी कुछ और आगे प्लान्स हैं। मैं इंटरनेशनली मीडिया के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ, कुछ चीजें, बिकॉज आपको इस चीज का तो आइडिया होगा कि हम लोग अक्सर एक्सपेरिमेंट नहीं करते उस एज में या उस वक्त में जब हम कर सकते हैं। तो अभी आई वॉज एट दैट पॉइंट कि जब मैं बहुत सी एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हूँ, बहुत सी चीजें कर सकती हूँ, इतनी बाउंड नहीं हूँ अपनी लाइफ को लेके चीजों के साथ। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया आज से 4 महीने पहले। तो अभी मुझे आगे जहाँ जाना है वहाँ ज्वाइनिंग देनी है, उसमें कुछ वक्त है, तो इसलिए मैंने अनाउंस नहीं किया अभी तक। लेकिन एज अ ब्रॉडकास्टर ही मैं सर्व करती रहूंगी और ऑन एंड ऑफ यानी मुल्क से बाहर जा रही है, तुमने खुद कहा है मुल्क से बाहर। इंटरनेशनल मीडिया, मुल्क से बाहर। जी बिल्कुल। हाँ, अब हम कसौटी जी बिल्कुल। खेलेंगे। यूरोप, मिडिल ईस्ट या अमेरिका, कनाडा? कोई हिंट? हिंट हिंट। अमेरिका, मेरा मेरा अमेरिका का मूड, मैं आपको बिल्कुल हिंट नहीं दूंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता। अमेरिका का बिल्कुल मेरा इरादा है और वहां पे भी मैं नहीं मीडिया के देखो, लिए अब ही सर काम तुमने करूँ। तो सारा सारा खेल जो है ना तुमने खराब कर किल दिया कर अमेरिका दिया कह के। वो हाँ से। अब हमें पता है एक दो चॉइसेस ही है, या तो वॉइस ऑफ अमेरिका होगा या कोई एक आध और होगा, है ना? ओहो, सारी बिल्कुल। कसौटी में तुमने वो सारा मजा उसका मैंने खत्म खुद ही हो थोड़ा गया। सा गेस करवाती आपको, लेकिन आप माशाल्लाह इतने समझदार हैं, आपको एक सेकंड में पता चल जाता। तो हम जैसे लोगों को आप डेली बेसिस पे डील करते हैं, सो या। अच्छा जी, ये बताएं, पहली बात तो ये कि ऑल द बेस्ट। तुम्हारे फैंस का जो सबसे ज्यादा मुझे इनबॉक्स में क्वेश्चंस वो यही थे कि जी जियो छोड़ दिया है, लेकिन अब कहाँ जा रही हैं, कोई और चैनल ज्वाइन कर रही हैं या मुल्क से बाहर? सो ऑल द बेस्ट, बहुत मुबारक हो। और अभी खैर कोविड-19 कोरोना के बाद तो पता नहीं ट्रैवलिंग कब पॉसिबल होगी, नई जॉब और सब कुछ, लेकिन हमारी बहुत सी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। अच्छा भैया, अब ये बताएं कि अ, मतलब आपका जो रिपोर्ट कार्ड के अंदर जो आपका काम था, या एज ए न्यूज एंकर आपने शुरू किया, फिर आपने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स भी हो, कितना एडिटोरियल फ्रीडम कितना मिलता है? जो एंकर्स हैं जो करंट अफेयर्स के शोज एंकर करते हैं, उनका तो बिल्कुल एक अलग जॉनरा है। एक न्यूज एंकर के पास या रिपोर्ट कार्ड के एंकर के पास एडिटोरियल फ्रीडम कितना होता था या होता है? जिस क्योंकि इदारे के साथ मैं मुंसलिक थी जियो, मैं हमेशा वहाँ काम इसलिए भी करना चाहती थी कि वहाँ पे एंकर्स के ऊपर एक हद से ज्यादा पाबंदियां नहीं होती। एडिटोरियली ओवरऑल चैनल की जो पॉलिसी होती है उसके साथ कभी ना कभी चलना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा मोहतात रहना पड़ता है। कुछ इदारे मखसूस हैं ऐसे मीडिया के पाकिस्तान में जिनको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब मैंने न्यूज से क्योंकि स्विच नहीं किया था, मैं प्राइम टाइम बुलेटिन भी कर रही थी साथ साथ, तो मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो हमारी जो वहाँ पे मैनेजमेंट थी उनकी एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने मुझे मुकम्मल लिबर्टी दी थी इस चीज़ के ऊपर कि जो हमारे साथ एनालिस्ट थे वहाँ पे उस प्रोग्राम में वो बड़े सीनियर थे सारे लोग। तो मैं इस चीज़ को लेके शुरू में थोड़ी सी परेशान थी कि मैं कैसे, कहीं ना कहीं मुझे अगर कोई हाँ। स्टैंड लेना पड़ता है तो क्या मुझे इजाजत होगी इस चीज़ की। तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमारी जो प्रोड्यूसर भी थी वहाँ पे मरियम चौधरी, उन्होंने मुझे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात बताई कि आप जिसको जो जवाब देना चाहें आप दे सकती हैं, और आपको जिस सिचुएशन में लगता है कि कोई आपको की बात को संजीदा नहीं ले रहा, तो आपके पास ये पूरी अथॉरिटी है कि आप अपनी रिट कायम करें उस प्रोग्राम में, तो टीचर बन के। तो वो चलो, उसकी कोई तो जरूरत रेड एज टाइम कर रहा था। सच। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एडिटोरियली एंकर को किस हद तक आजादी होती है, मखसूस जिस इदारे के साथ, क्योंकि मेरा ताल्लुक रहा है मैं उसी पे बात कर सकती हूँ, हमें बहुत हद तक आजादी थी। नेशनल जो इश्यूज होते हैं सिक्योरिटी रिलेटेड, उनके अलावा जो पाकिस्तान में ऑब्वियस चीजें हैं जिनके ऊपर आप नहीं बात कर सकते और नहीं करते, और वो एक हकीकत है बहुत बड़ी, जो कि हमेशा से मेरा जाती तौर पे एक इशू भी रहा है बहुत ज्यादा। बट ऑब्वियसली उसके साथ मजबूरियां जुड़ी हुई होती हैं इदारों की कि इस चीज पे हम बात नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, और कोई भी नहीं कर सकता अगर आप नहीं कर सकते। वो मोहतात रहना एक पार्ट होता था, लेकिन मेरा ज्यादा किरदार उसमें ये होता था कि जो हमारे एनालिस्ट थे उनको भी थोड़ा उनके ऊपर भी एक चेक रखना कि किस हद तक कौन जा रहा है और किस हद तक बात की जा सकती, किसके हम नहीं, और मुतामिल सबसे हैं बड़ी किस बात तरह। यह कि वो जो टाइमर जब जब खत्म हो रहा है और ऐसे ऐसे सीनियर्स बैठे हुए हैं, वो कहेंगे क्या जुम्मा जुम्मा 8 दिन की बच्ची उठ के अब हमें कहे कि चुप करा रही है? मतलब कभी को नाराज तो नहीं हुआ, या कभी किसी ने कहा कि भाई ये तो देखो इंटरप्ट कर रही थी या बात काट रही थी, कुछ कभी ऐसा हुआ? ऐसा बहुत बार हुआ। ऐसा भी हुआ कि हमारे कोई ना कोई गेस्ट शो से उठ रहे थे कि भाई हम नहीं बैठते इनके साथ, ये हमारी बात काट रही हैं। लेकिन अच्छा। मेरे साथ बिल्कुल बहुत दफा ऐसा हो चुका है। हमारे एक हमारे एनालिस्ट थे जिन मेरी इन सबसे माशाल्लाह बहुत अच्छी दोस्ती भी रही है, बट वो एक बार उठ गए और इस हद तक बात चली गई कि आई एम ऑलवेज द पर्सन जो कि लोगों को बिठा लेते हैं, जो नहीं होते 6 लोग लड़ रहे होते हैं तो सबको सुलह करवाने वाला इंसान।
तो मैं हमेशा उनको कहती थी आप बैठ जाएं, गुजर जाएगा थोड़ी देर में शो, आप बेशक एक कमेंट कर दे। तो एक बार वो इतने नाराज हो गए कि जब भी मैं उनसे सवाल पूछती थी वो कहते मैं आपको जवाब ही नहीं दे रहा, और वो उठ गए उसके बाद। सो उस दिन उनकी गलती थी कौन था क्योंकि, ये? और मेरी मैं नाम तो मैं नहीं चाहूंगी कि नहीं, मैं नहीं। उनका नाम लूं, बट क्योंकि आगे का थोड़ा मामला ऐसा है कि मुझे एक्चुअली उनको उठाना ही पड़ गया। मैंने उनको कहा कि अगर आप समझते हैं कि आप नहीं बैठना चाहते तो आप उठ जाएं, क्योंकि आपकी नहीं, गलती नहीं, है, आपने दूसरे लोगों का टाइम दिया। और उसके बाद लेकिन एक अच्छी बात ये थी उन सब में, ऑब्वियसली उन्होंने शख्सियत में खास तौर पे, कि वो ज्यादा देर मेरी तरह, अब बिल्कुल मेरी भी ये आदत है कि मैं नाराज नहीं रह सकती, वो भी नहीं रह सकते, तो वो नेक्स्ट डे ही शोड अप एट वर्क एंड एवरीथिंग वाज गुड। तो ये हमारा हर रोज होता था, बट अच्छा एक एक्सपीरियंस था। अच्छा, मोनोटनी नहीं अब सा हो जाती थी कि अब रोज सुबह आंख खुली है, सबसे पहले ट्विटर को देखो, सबसे पहले इंस्टा को देखो, किधर क्या हो गया, क्या मतलब आपको अपने आप को करंट रखने के लिए दिमाग की दही बनानी पड़ती होगी बहुत ज्यादा। बहुत हद तक दिमाग की दही और हमारी पर्सनालिटी के ऊपर भी बड़ा असर करती है। इट्स एक जर्नलिस्ट जो होता है उसको वो हमेशा कनेक्टेड रहना पड़ता है चीजों से। अगर आप नहीं भी काम कर रहे हैं, आप बहुत लंबे ब्रेक पे भी हैं, तो यू नीड टू नो एवरीथिंग, क्योंकि तो अगर 6 महीने बाद भी आप काम करें तो आपको बैकग्राउंड हर चीज का लाइव आपने देखी हुई हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह। बट उन दिनों में ये होता था मेरे साथ, और क्योंकि आई वॉज बेस्ड इन कराची उस वक्त, जियो हेड ऑफिस की वजह से जो कराची में है, तो वहां पे मैं कई दफा अपनी प्रोड्यूसर की कॉल से, अपनी टीम के किसी न किसी इंसान की कॉल से उठ रही होती थी। और वो जब आप चाय भी बना रहे हैं और आप ट्विटर भी देख रहे हैं और आपको पता है कि हमारे सियासी हालात कैसे हैं, कि आप बस वॉशरूम गए वापस आए तो पता चला कि किसी की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी हो गए हैं और पुलिस निकल चुकी है। तो हमारी प्लानिंग इतनी खराब होती थी, हम सुबह से प्लान कर रहे होते थे कि हमने इन टॉपिक्स पे बात करना है, और जब आप जाके बैठेंगे तो पता चलेगा एंटायरली डिफरेंट चीजों पे आप बात कर रहे हैं। कुछ और नया तो आ मेरे चुका है। तो मेरे लिए वो चीजें ऑल टुगेदर बहुत मोनोटोनस हो गया था मेरे लिए। एक तो गेस्ट सेम है आपके पास, यू हैव द सेम पैनल एवरी डे, एंड देन यू हैव टू हाँ, डील विद देम विद डिफरेंट इश्यूज, और उसमें हम सोशल इश्यूज भी होते थे। तो कई दफा हमारी फेमिनिस्ट इश्यूज पे लड़ाइयाँ हो जाती थी। कुछ हमारे जो पैनलिस्ट होते थे, लेकिन बेस्ट पार्ट वाज कि हमारे साथ खवातीन भी थी पैनल में। तो इट वाज ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस मेरे लिए, लर्निंग अच्छा, अब एक्सपीरियंस। सब तुम्हारी जो जनरेशन है, जो न्यूज न्यूज एंकर्स, जो खबर पढ़ने का अंदाज जो है, वो प्राइवेट सेक्टर ने आके उसको बहुत बदला। ऊंची पिच पे छोड़ना है जुमले को, ऐसे नीचे नहीं छोड़ना, जुमले को ऊपर छोड़ना है। और कुछ लोग तो उसको चीखों का लफ्ज भी कहते हैं कि यार वो एक सेंसेशन क्रिएट की हुई। और अभी पिछले दिनों में देख रहा था मेरे खैर अपने शो में भी आ चुकी हैं इशरत फातिमा, या ऐसे जो हमारे सीनियर न्यूज कास्टर्स, जो बड़े ठहराव के साथ, बड़े तदब्बर के साथ, बड़े तो इसको तुम कैसे, इस चीज को, इस फर्क को कैसे देखती हो? और ये जो अंदाज चीखो पुकार वाला, व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस? ये हिट तो बहुत हुआ, लेकिन ये क्रिटिसाइज भी बहुत हुआ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और मैंने तो सफर भी किया, क्योंकि जिस दौर में मैं आई थी न्यूज एंकरिंग में, तो उस वक्त में एक अधिदारे ऐसे में भी मेरा मुझे काम करने का मौका मिला कुछ महीनों के लिए, जहाँ पे किसी एंकर को जज ही इस चीज पे किया जाता था कि आप कितने लाउड हैं, और मैं इतनी लाउड नहीं थी, और उनके माइक्स अच्छा, प्रॉब्ली जज किया यूज्ड टू जाता था, यानी कि लाउड होना पड़ता था? एज इन लाइक जज एज इन, हाँ, आपको पसंद किया जाता था कि आपको आप पसंद किया जाता था कितने अगर आप लाउड। चीखे मत? ओके। बिल्कुल ओके। एग्जैक्ट। और लाउड से शायद वो लोग उसको एनर्जी कहते थे, जो अक्सर कहा जाता है टीवी के लोगों को, एनर्जी के साथ बोले। लेकिन मैं ये जाती तौर पे समझती थी कि एक न्यूज एंकर एक हद से ज्यादा एनर्जी के साथ कैसे बोल सकता है अपनी नेचुरल टोन से ऊपर जाके, क्योंकि हम लोगों ने घंटों खबरें पढ़नी होती हैं, तो उसमें अगर आप फेक हाँ। करेंगे कोई चीज तो कुछ देर में आपकी आवाज टूट जाएगी। तो मैं वहां पे लीस्ट फेवरेट एंकर थी उनकी। और मुझे किसी भी, वो रेलू गट्टों की तरह किसी भी शिफ्ट में वो भेज देते थे कि आप इसमें यार आना ये है, इसमें काम, आना। ये ठीक नहीं है। देखो ये चीखें कम मार रही है, देखो जरा इसकी एनर्जी भी है। बेसिकली बेसिकली, और यही था एक्चुअली, ये यही था मसला। तो वहां पे फिर मैंने बड़ी मुश्किल से कोशिश की, और मैं इतनी ऑब्वियसली डरी सहमी रहती थी उस वक्त कि आई ऑलवेज थॉट कि शायद वाकई मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ, और मे बी आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, तो एक हमारा बात करने का भी मुख्तलिफ तरीका, हम थोड़े से स्लो भी होते हैं, हम मुंह पे सवाल नहीं मार सकते किसी के, ये सब चीजें आदतें नहीं थी मेरे अंदर। तो आई हैड टू एक्चुअली, फिर उसके बाद लकीली मुझे कुछ ही महीनों में, जियो से ऑलरेडी मेरी बात चल रही थी, मुझे ऑफर आई, वहां पे मैंने इस चीज को कभी भी फेस नहीं किया। बट ये एक वाजे फर्क है जो एंकर शायद समझ नहीं पाते, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझा है, कि आपकी टोन किसी खबर के हिसाब से उसकी संगीनी को बयान कर रही है, वो एक सिचुएशन है। लेकिन हर खबर को चीख के पढ़ना कि आप इम्पैक्ट बना सके, तो आपकी बात का कोई इतना असर नहीं होता। आमतौर पे भी हम देखते हैं कि अगर आप चीख
चीख रहे हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, बजाय आप ठहराव के साथ अपने एक जुमले को किसी तक पहुंचा दें। तो ये हमारे ओके। एंकर्स बहुत सारे नहीं करते थे, और जहाँ मैं काम करती रही हूँ वहां पे इतना पसंद नहीं किया जाता था लाउड बोलने को भी जियो में। बट हर किसी की जाती एक वो होती है, अब आप एक हद से ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, और अब एसओपीज एज सच होते नहीं है न्यूज एंकर्स के लिए, जैसे पीटीवी के जमाने में होते थे। हाँ एग्जैक्टली अच्छा जो कोई होता है ना कि लाइफ के अंदर ये बड़ा क्लीशेड किस्म का सवाल है, लेकिन ये इतने तुम्हारे फैंस ने पूछा है कि मैं इसको जरूरी समझूंगा कि पूछा जाए कि भाई कोई बहुत बड़ा अब्सा के करियर का सबसे बड़ा ब्लंडर क्या था कि बस पाँव के नीचे से जमीन निकल गई हो कि ये मैंने आज क्या कर दिया? एक दफा मैं मेरे बहुत, वैसे तो चीजें मुझे आहिस्ता आहिस्ता याद आते रहते हैं, तो मैं शायद आगे भी आपसे कोई एक दो शेयर कर दूं, लेकिन हाँ एक बताओ। तो मेरी ही बेवकूफी हुई कि मैं बैठी हुई थी और अचानक से खबर आ गई, तो वो कोई तिलोर के शिकार के बारे में थी। तो आई जस्ट कुडंट फिगर आउट, लाइक यू नो, आप खबरें पढ़ रहे हैं और एकदम एक नई खबर ऐड हो गई, जो कि नॉर्मली कम होता था, हम रन डाउन देख लेते थे। तो लाइव में अब ये होता रहता है, तो तिलोर को मैंने तिलवार पढ़ दिया फौरन से। और जो हमारे पीछे प्रोड्यूसर बैठे हुए थे, वो बेचारे वैसे बड़े अच्छे इंसान है, लेकिन वो चीख पड़े, मतलब वो कहते हैं कि यार ये तिलोर है, तुम्हें इतना नहीं पता। मैंने कहा सॉरी, आई जस्ट कुडंट फिगर आउट, लाइक पढ़ते पढ़ते एकदम एक चीज आपके सामने आ गई और पहला लफ्ज ही तिलोर लिखा हुआ है, एंड यू लाइक तलवार तिलोर, और वो कंफ्यूजन में मैंने पढ़ दिया। एक तलवार और के मैंने सवाल शिकार। किया था, एक सवाल मैंने किया था जिसपे मुझे आज तक बहुत हंसी आती है। अर्तुगरुल के क्रिकेट, जमाने की खबरें शुरू हो गई, तलवार के शिकार में तलवार आज। एग्जैक्टली एक सवाल मैंने, बहुत दफा हम अजीबो गरीब सवाल भी कर लेते हैं, क्योंकि अब आपको पता है लाइव ट्रांसमिशन में कुछ भी हो सकता है। तो वो क्रिकेट मैच चल रहा था, और मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट के बारे में उस हद तक नॉलेज नहीं रखती थी कि मुझे हर प्लेयर के बारे में पता हो कि कौन बैट्समैन है, कौन बॉलर है, कौन ऑलराउंडर है। तो वहाब रियाज आखिर में बैटिंग कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, तो हमने अपने क्रिकेट एक्सपर्ट को लिया लाइन पे, और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप ये बताएं सिकंदर कि वहाब रियाज ने क्यों अच्छी बैटिंग नहीं की। वो कहते हैं देखिए वो बॉलर है। दैट वाज द टाइम जब मैंने कहा नो वे, और मेरी पूरी हाय टीम हाय पीछे से हाय। हंसी, और वो अफसा कई अरसे कोमल ने तक अपनी जब मैं, तरफ से बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया कि देखिए मैं बड़ी क्रिकेट की माहिर हूं और वहाब राज क्यों नहीं अच्छे रन किए उसने, आज आप मुझे बाकी बताइए। सबने वहाब को क्या हुआ। एग्जैक्टली, तो दैट वाज सो फनी कि आज तक मुझे इस पे हंसी आती है। और फिर बाद में जब मैंने बहुत क्रिकेट के बारे में जानबूझ लिया, उसके ऊपर कमेंट्री अच्छा करना शुरू की, तब तक हमारे एक प्रोड्यूसर थे, वो हंसते थे इस बात पे कि यार आज वहाब रियाज नहीं होना चाहिए। सो दैट वाज अ फनी इंसिडेंट। पाकिस्तान को अब छोड़ के जा रही हो अमेरिका, तो क्या चीज सबसे ज्यादा याद आएगी पाकिस्तान? पाकिस्तान की क्या चीज हमारी, मैं जाऊंगी तो ऑब्वियसली मुझे तभी अंदाजा होगा कि मैं किस चीज को ज्यादा मिस कर रही हूँ। लेकिन सब कुछ, मैं कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी पाकिस्तान से जाऊंगी। आई वॉज ऑलवेज दैट वन पर्सन जो कहती थी कि लोग क्या कर लेते हैं बाहर जाके आप पाकिस्तान की तरह तो नहीं रह सकते, आपने जो भी करना है यहाँ करें और बाहर एंजॉय करने के लिए जाएं। लेकिन अब वो बदल रहा है, तो मैं बहुत चीजें मिस, खाना सबसे ज्यादा, क्योंकि आई लव फूड। स्ट्रीट फूड मैं बहुत खाती रही हूँ, ये पेंडेमिक से, ये कोविड-19 की सिचुएशन से पहले मैं कराची में मैंने हर तरह का स्ट्रीट फूड खाया, लाहौर जाके हर जगह। एक तो खाना, और मैंने पकाना भी इसीलिए सीखा है कि अगर मुझे खाने का प्रॉब्लम हो गया तो वो एक मसला होगा मेरे लिए। तो बाकी अपनी फैमिली, अपने तो दोस्तों, सब बेसिकली यू लोगों विल को मिस द फूड। ऑफ कोर्स अच्छा आई अच्छा, विल। आप जियो कितना अरसा किया आपने जियो? तकरीबन मैंने 6.5 7 साल ऑलमोस्ट। और जनरल बाकी दूसरे चैनल्स मिला के तकरीबन 10 साल तो हो गए आपको ना तकरीबन मुझे टेलीविजन? 8.5, आप ये कह सकते हैं मुझे 8 साल हुए, मुझे आई थिंक 6.5 years मुझे जियो में मैंने काम किया, बाकी जियो। तो मैंने कुछ महीने काम किया तकरीबन। मुझे ये बताओ कि आपने प्राइवेट मीडिया के हर तरह के उतार चढ़ाव देखे, प्राइवेट मीडिया का पैसे के एतबार से भी चढ़ाव भी देखा, उतार भी देखा, पाबंदियों के हिसाब से भी मुख्तलिफ अखबार देखे। मुझे आपने ना आज 3 मशवरे दे दे। एक मशवरा प्राइवेट मीडिया के जो ओनर्स हैं, जो सेठ हैं, जो ओनर है प्राइवेट मीडिया का, एक उसको मशवरा आज अफसा तुमने देना है। एक मशवरा तुमने प्राइवेट मीडिया का जो कंज्यूमर है, जो ब्रेकिंग न्यूज की तलाश में रहता है, नाजिर जिसे आप कहते हैं, व्यूअर जिसे आप कहते हैं, एक मशवरा उसको देना है अफसा तुमने। और एक मशवरा आप अपने कॉलीग्स को, जो खबर बनाते हैं, जो खबर सुनाते हैं, एक मशवरा उनको देना है। 3 मशवरे। बिल्कुल
ठीक है। और इससे पहले मैं एक छोटी सी ये बात कह दूं कि सोशल मीडिया की वजह से अब जो बदनामी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की उनकी खबरों की थी वो थोड़ी फिर भी कम, वो जो ताज था वो अब सोशल मीडिया के सर पे चला गया, लेकिन स्टिल एब्सोल्युटली। है ना, फेक न्यूज और सनसनी और इन सब चीजों का अब आप देखिए ऑनलाइन किस तरह के वो क्लिक बेट्स हैं और क्या बिल्कुल क्या चीजें बिल्कुल। होती हैं। बल्कि बट अब तो मैं तो कहूंगा कि हमारा जो कन्वेंशनल मीडिया है उसको सोशल मीडिया को फॉलो करना पड़ रहा होता है। आप देखते हैं कि एब्सोल्युटली, सोशल मीडिया पे क्या चीज ट्रेंड कर रही है, उसके हिसाब से गेस्ट को बुलाओ रात के बिल्कुल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो जो मीडिया ओनर्स हैं उनके लिए मेरा ये मशवरा होगा कि हर चीज की कमर्शियल वैल्यू को अब नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो सनसनी और ये वो चीजें हैं वो तो सोशल मीडिया के जरिए भी आ रही हैं। तो अब आप लोग को उन चीजों पे भी गौर करना चाहिए जिन पे हम नहीं कर रहे थे। इस तरह के शोज जो बच्चों के लिए भी हों, हर तरह की इंफॉर्मेटिव किस्म के शोज हों, टेक रिलेटेड शोज हों, इस तरह की चीजें भी स्टार्ट करनी चाहिए। बेशक उनकी रेटिंग इतनी ना आ रही हो और आप बहुत पैसे ना बना रहे हो, एक स्मॉल बजट के ऊपर इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और ओके। जो यानी जो देखने मालिकान के वाले लिए लोग, मशवरा ये है कि हर चीज को रेटिंग के तराजू में ना तोलें। बिल्कुल ये देखें कि माशरे को किस तरह की प्रोग्रामिंग चाहिए, उस तरफ अपनी प्रोग्रामिंग का लेंस मोड़ें। एक थोड़ा सा ये एक तो हो गया संजीदा ओनर्स के सी एक लिए। और, बिल्कुल एक मालिकान के लिए एक और भी है, और वो ये कि कई दफा हम बताओ। पे सैलरीज के अंदर बहुत ज्यादा फर्क देखते हैं। हम ब्रॉडकास्टर की सैलरी में, कैमरामैन की सैलरी में इतना बड़ा फर्क देखते हैं कि मेरे लिए बहुत हैरत की बात थी कि कई इदारों ओके। में हम देखते हैं जाके लोग 12-12 साल से काम कर रहे हैं, 6-6 साल से काम कर रहे हैं, कैमरामैन की तनख्वाह बहुत ही कम होती है और एंकर्स मीनवाइल लाखों में तनख्वाह ले रहे होते हैं। वो मेरे लिए, मुझे लगता है जाती तौर पे, मैं खुद एक एंकर रह ये चुकी हूँ, मैं फर्क समझती जो हूँ कि है। बहुत बड़ा फर्क है दो ब्रॉड मीडिया के लोगों के अंदर जो कमोबेश अपनी अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरीके से कर रहे हैं, उनमें इतना फर्क नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, व्यूअर्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप किसी एक एंकर को या किसी एक चैनल को या किसी एक सोच वाली लोगों को, एक जैसी सोच वाले लोगों को थोड़ा जज किया करें। उनके ख्यालात में, उनके शोज के अंदर आप ये जरूर देखा करें कि कौन बैठ के बातें कर रहा है और कौन फैक्चुअली बात कर रहा है। दुनिया भर में ये होता है, लोग इतनी जल्दी किसी एंकर को या किसी रिपोर्टर को बिलीव नहीं कर लेते जितना हमारे यहाँ कर लेते हैं कि ये इंसान बैठे हुए हैं, बेशक ड्राइंग रूम में बैठे हुए चाचा की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो गुस्से में है तो आपको उनकी बात, हाँ नहीं नहीं ये ठीक कहते हैं क्योंकि ये हमेशा बहुत गुस्से में होते हैं। तो जो लोग नॉर्मली बैठ के फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करते हैं उनको सुनना शुरू करें, जिसमें आपका ही फायदा है, ये देखने वालों के लिए। और जो हमारे ओके। खबरें बनाने वाले हैं साथी, उनके लिए मेरा ये मशवरा होगा कि आप लोग जो है वो कुछ चीज़ों का फॉलो अप भी किया करें। मेरा बहुत ही बड़ा इस चीज़ के साथ एक मसला था, वो ये था कि हम कई दफ़ा एक खातून हरेसमेंट का इल्ज़ाम लगा रही हैं आके, उनकी खबर उस दिन चला दी और महीने बाद आपने पूछा ही नहीं कि वो अब किन हालात में है। अगर वो किसी बहुत ही पावरफुल इंसान के खिलाफ बात कर रही थी तो वो अब किन प्रेशर्स के अंदर होंगी, आपका नहीं रिपोर्ट करते। हम फॉलो अप अब नहीं देखते, पहले हम देखा करते थे। और फॉलो अप जरूर होना चाहिए, उसके बगैर खबर का कोई मकसद नहीं है। दिस इज व्हाट आई थिंक ओके। जाती तौर पे, कि एक दफा फ्लैश करने के लिए आपको किसी रेप विक्टिम की शक्ल चाहिए, वो आप दिखा देंगे, लेकिन आप फॉलो अप नहीं करेंगे उसकी फैमिली के साथ, और मोहतात नहीं है हम लोग। तो ठीक है। प्रोफेशनल्स करते हैं, मैं सबकी बात नहीं करी, लेकिन कुछ नहीं करते जो हम सब हाँ। देखते हैं टीवी के ऊपर। तो ये मेरे 3 मशवरे। सहाफत जिसे कहते हैं, लफ्ज जर्नलिज्म, तो जर्नलिस्ट का तो काम है कि फॉलो अप के वो कहानी फिर किस एब्सोल्युटली, रुख पे जा रही है, वो ऊंट किस करवट बैठ रहा है, उसको फॉलो साथ साथ करना है। अच्छा आपसा, इस वक्त आपको जेंडर इंक्लूसिवनेस के हवाले से यंग बच्चियां, लड़कियां, सिर्फ न्यूज एंकर्स ही नहीं, सिर्फ करंट अफेयर्स की एंकर्स ही नहीं, लेकिन जनरली मैं देखता हूँ ग्राफिक्स के डिपार्टमेंट में, एडिटर, रिसर्च के डिपार्टमेंट में, एडिटिंग के डिपार्टमेंट में, अब हमारा जो स्टेट मीडिया है, पीटीवी जिसे कहते हैं, पाकिस्तान टेलीविजन या प्राइवेट चैनल्स, जियो या हर जगह पे हमें लड़कियां स्टाफ में बहुत ज्यादा नजर आती हैं। जनरली इस वक्त जो यंग फैंस, यंग बच्चियां जो मीडिया पढ़ रही हैं और तुम्हें इस वक्त देख रही है, हमारी बात सुन रही है, उनको क्या कहोगी इस वक्त? क्या इक्वल प्लेइंग फील्ड लड़कियों लड़कों के लिए है? क्या हैरेसमेंट के इश्यूज हैं, नहीं हैं? जनरली माहौल कैसा है पाकिस्तानी मीडिया का? हम ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं करें, हम इस वक्त जरा न्यूज चैनल्स की अगर हम बात करें, सहाफत की दुनिया की बात करें, तो इसको तुम कैसे देखते? माहौल के हिसाब से तो आई बीन वेरी लकी।
मैं तो बड़ी खुशकिस्मत अपने आप को समझती हूँ कि मेरे साथ ऐसा कोई वाकया नहीं पेश आया। इसलिए मैं जो दूसरे लोग अपनी बात करते हैं उनको बहुत बहादुर भी समझती हूँ कि जो खवातीन निकल के बताती हैं ये बात। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देखते हैं, खासतौर पे मी टू मूवमेंट के बाद जब लोगों ने ओपनली इस चीज के बारे में बात करना शुरू की, वो एक अलग बात है कि कोई हरासमेंट की बात करता है उसके ऊपर 6 इल्जाम आज भी पाकिस्तान में लग जाते हैं उस खातून के ऊपर। लेकिन उसके बाद से ये चीज मुझे मर्द हजरात बहुत मोहतात नजर आए हैं जो मेरी लड़कियों से बात होती रही ओवर द इयर्स। उनको भी ये लगता है कि अब लोग बहुत सोच समझ के आपको कोई बात कहते हैं, लेकिन अभी भी वाकयात तो इस तरह के होते हैं। न्यूज मीडिया के अंदर खास तौर पे मेरा क्योंकि कराची में ज्यादा काम करने के एक्सपीरियंस है, वहां पे बहुत मोहतात रहते हैं लोग ओवरऑल जनरली, क्योंकि काम से ज्यादा मकसद होता है न्यूज के अंदर खास तौर पे। लेकिन जाती तौर पे किसी का एक्सपीरियंस हो सकता है, उससे मैं बिल्कुल भी वो नहीं करती इख्तलाफ। लेकिन लड़कियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड इस हद तक है कि अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं, अगर आप एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढ रहे, और वर्क पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स हर जगह पे होती है पूरी दुनिया में और हर किस्म के शोबे के अंदर होती है, उससे आप डील कर ले। अगर आप बैंक में भी हैं, आप कहीं पे भी हैं, तो आपको करना पड़ेगा उससे डील। लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। न्यूज मीडिया, मैंने जहाँ काम किया वहाँ इतने ही अच्छे लोग थे। हम 6, 7, 8 मर्दों की टीम होती थी पीसीआर में, और कई दफा मैं रात 1 बजे तक अकेली होती थी ऑफिस में, और हम लोगों की कई दफा इतनी इंटेंस बात होती थी पॉलिटिक्स के ऊपर कि हम लोग एक दूसरे से इख्तलाफ इस हद तक कर रहे होते थे कि लड़ रहे होते थे। लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी खातून एंकर के जाने के बाद किसी के बारे में कुछ तरह की बात हो रही हो, या फिर उनके बारे में एक गलत रखी जा रही हो। लेकिन ये ऑब्वियसली वो बहुत मेच्योर लोग थे सब, वो बहुत से लोगों के साथ काम कर चुके थे। लेकिन इस हद तक जरूर होता है शुरू के जमाने में, जब मैं शायद खुद भी इतना अच्छा काम नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने उस वक्त फर्क देखा था कि मेल एंकर जो साथ बैठा है, एक दफा एक साहब ने मेरी आईएफबी खुली हुई थी और उन्होंने पीछे से कह दिया कि ये क्यों पूछ रही है सवाल, उसको कहो वो पूछे। तो वो लेकिन अच्छा, लास्ट था। यानी इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन तुमने महसूस की कि ये तो लड़की है, तो ये एक सेंसिबल सवाल नहीं कर सकती, जो मर्द साथ बैठा है उसको मौका दो बोलने। और इंटरेस्टिंगली जो साथ आई डिड, एंड इंटरेस्टिंगली जो मेरे साथ बैठे हुए थे वो भी मेरे ही जितना उनका एक्सपीरियंस था। मेरे बाद ही ऑब्वियसली वहां पे आए थे, लेकिन अब वो मेरे दोस्त थे बहुत अच्छे, तो उनको पता था, तो उन्होंने मुझे करने दिया सवाल। उन्होंने कहा आप प्लीज करें, इट्स ओके। बट वो पहली और आखिरी दफा ही थी जहाँ पे मैं काम करी थी, क्योंकि मुझे उसको रिपोर्ट करना था। मैंने रिपोर्ट किया और उसके बाद वो चीज कभी भी दोबारा मेरे साथ नहीं हुई। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा हो जाता है कि जनरली लोगों के जहन में होता है कि ये खातून है तो कहीं ना कहीं इनसे कुछ संभाला ना जाए, हो सकता है। लेकिन वो चीज अब मैं कम होती हुई देख रही हूँ। बहुत सी लड़कियां आई बाद में जिन्होंने बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन की आके और बहुत अच्छा हैंडल किया। हमारे यहाँ प्रोडक्शन में पीछे बैठी हुई खवातीन ने बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन चलवाई और करवाई, लाइक अ प्रो, लाइक एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान के तौर पे बहुत से लोगों को बुलाया, मैनेज किया, सब कुछ किया। तो अब वो चीज तो कम हो रही है, लेकिन फर्क एक जनरली औरत मर्द के दरमियान जो थोड़ा सा हमारे माशरे में अभी भी है, ऑब्वियसली वो आपको किसी भी फील्ड में नजर आएगा। लेकिन बिना खौफ खतर आपको जाना चाहिए। मीडिया इंडस्ट्री में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जबरदस्ती आपको कुछ नहीं कह सकता कभी भी। अच्छा भाई, अभी तुमने कहा कि बड़ी जोरदार सियासी गुफ्तगू चल रही होती थी और डिसएग्रीमेंट हो रहा होता था बिहाइंड द कैमरास। इससे मैंने एक चीज पकड़ी है कि मैं भी वो न्यूज एंकर बन जाऊं ना, एक चीज मैंने पकड़ी है कि अब्सा कोमल के भी इसका मतलब अपने सियासी नजरियात बड़े स्ट्रांग हैं किसी एक तरफ, है ऐसा? इश्यूज पे सियासी नजरियात। आपको पता है, मैं आजकल का जो वक्त है मेरे पास, फारिग वक्त है जब मैं नहीं काम कर रही, मैं उस पर बहुत गौर कर रही हूँ इस चीज के ऊपर कि कभी मेरी कोई बायसनेस तो सामने नहीं आती। कौन सी ऐसी इश्यूज है जिसमें मैं एक पार्टी की बहुत साइड ले रही होती हूँ और क्यों। तो इन चीजों पे मैंने पिछले 3-4 महीने में बहुत गौर किया है, क्योंकि ये एक चीज मुझे बहुत बॉदर करती है। अगर आप एक सहाफी है तो आपका और कोई काम नहीं है न्यूट्रल रहने के अलावा और दोनों चीजों को तरफ को एनालाइज करने के अलावा। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे सहाफी हैं जो सीनियर है, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ। उनका ये ख्याल है कि अगर किसी कॉज को लेकर, किसी इशू को लेकर चलना है आपने अपनी सहाफत में, तो आपको थोड़ा सा एक साइड पे होना पड़ता है। लेकिन ये ना मैं अडॉप्ट कर पाई आज तक, और ना मैं कभी चाहती हूँ कि मतलब मैं किसी एक साइड पे हो जाऊं, तो देयर इज नो पॉइंट देन, कि आप दोनों तरफ की आवाज नहीं बन सकते। लेकिन मेरे सियासी ख्यालात नहीं, मेरे आमतौर पे इश्यूज पे, और जो हर दिन के सियासी इश्यूज होते हैं उस पर ऑब्वियसली हम लोग आपस में सब कॉलीग्स वहां पे बात करते थे कि ये ठीक हुआ, ये गलत हुआ, नहीं बिल्कुल सही हुआ। तो वो वाले इश्यूज बिल्कुल, यानी वो डे टू डे चेंज हो रहा था उस इशू की बुनियाद पे। चाहे हुकूमत अगर कोई सही बात कर रही है, गलत बात कर रही है, तो उस हिसाब से आपके अपना व्यू होता था, नॉट
नेसेसरीली क्योंकि ऑन रिकॉर्ड नहीं होते थे, तो उसमें हम सारे भरपूर अपनी अपनी साइड से बोलते थे कि ये पहले तो ये। और जो मेरे साथ ऑब्वियसली जियो में बड़े मंजे हुए हमारे पैनल के लोग होते थे और हमारे न्यूज रूम के कॉलीग्स होते थे, तो वो उनसे मुझे बड़ा समझने को मिलता था, जहां वो मुझे कहते थे कि आप गलत बात कर रही हैं, आपको आज का पता है, हमें आज से 12 साल पहले हमने ये चीज लाइव कवर की है। तो ये एक बड़ी जरूरी बात भी है कि अगर कोई लड़कियां मीडिया इंडस्ट्री में जाती हैं तो एक एलियन के तौर पे खुद को मत समझें कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, ख्यालात शेयर नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा इंसान ठीक से नहीं पेश आ रहा तो आप डिस्टेंट हो जाए, क्योंकि हम सब ग्रोन अप्स होते हैं जब हम काम करने के लिए जाते हैं, तो अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए जी। अच्छा ये बताओ कि माशाल्लाह इंस्टा पे या ट्विटर पे जो भी आपके फैंस फॉलोअर्स क्या कैसे हैंडल करती हो? छेड़खानियां भी करते होंगे, तंग भी करते होंगे, तो हाउ डू यू हैंडल? मैंने सोशल मीडिया पहले मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करती थी, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम मैंने कुछ साल पहले मेरे कुछ कॉलीग्स ने कहा कि आप इतने लोग यूज कर रहे हैं और आपकी तस्वीरें हम हर जगह देखते हैं, तो आप खुद भी बना लें कोई अकाउंट वगैरह हो और आप इंटरेक्ट करें लोगों के साथ। तो इंटरेक्शन मेरा इतना होता नहीं है, लेकिन कई दफा हम जब टीवी पे आते हैं तो हमारे हर रोज खवातीन खास तौर पे, आपका एक दिन कपड़े ऐसे हैं कि किसी मर्द को नहीं पसंद आ रहे अपनी ईगो के हिसाब से, तो वो भी बड़ा कुछ लिख देते हैं आके हमें, खास तौर पे ट्विटर पे आके कि आपने क्या वाहियात कपड़े पहने हुए। तो अच्छा। हमारे यहाँ लोग अपना फीडबैक देने से पहले सोचते नहीं है कि वो कि किस अंदाज में लिखा जाए। मैंने भी लिखना होगा अगर किसी को, तो मैं बड़े पर्सनल तरीके से या तमीद मान के लिखूंगी कि ये चीज आपने मुनासिब नहीं की। और उसके अलावा मोटी कह देना, लेकिन एक दिन आपका मेकअप मुख्तलिफ अंदाज में हुआ तो देखने का वो आपको आके लिख देंगे कि आप इतनी मोटी कैसे हो गई। मुझे कई दफा लोग ये भी लिखते हैं जिनको रियलाइज नहीं होता कि मैं कमेंट पढ़ के हंस रही होती हूँ, ऑब्वियसली बिकॉज हर इंसान के पास घर में वेट करने की मशीन पड़ी होती है और हमारा बड़ा टीवी वालों का बड़ी नजर होती है अपनी लुक के ऊपर। तो मुझे कई दफा लोग आके लिखते हैं हम आपके लिए बड़े परेशान है, क्यों आप इतनी मोटी हो गई हैं, आपको क्या होता जा रहा है और ये वो। तो प्रॉब्ली शायद मेरे को बगैर मेकअप की तस्वीर देख लेते हैं कहीं पे या कुछ। तो मुझे मैं बेसिकली लोग कहते हैं ना कि फैट शेमिंग नहीं करनी चाहिए, और मैं ये बड़ी संजीदा इशू है, जिन लोगों को ये चीज बॉदर करती है वो बहुत सीरियसली करती है, लेकिन मुझे बड़ी हंसी आती है इस चीज के ऊपर कि मतलब अच्छा वैसे आर यू कॉन्शियस मतलब मोटापे के बारे में? अगर किसी ने कह दिया आप बहुत मोटी होगी, जैसे कह रही हो कमेंट कह दिए, तो फिर डज इट बॉदर यू? या जिस भी बता रही हूँ किसी ने तुम्हें कह दिया था आपने बहुत वाहियात कपड़े आज पहने हुए थे, तो फिर क्या होता है? हाउ डू यू रिएक्ट ऑन सच कमेंट्स? जब मैं शो कर रही थी तो तब तो मैं अपनी सबसे पहले जो मेरी प्रोड्यूसर थी मैं उनको पूछती थी कि मेरे कपड़ों में वो मसला तो नहीं था आज। तो उनको यूजुअली जो वहां पे थी सभा, उनको सिर्फ एक मसला होता था मेरे से कि मैंने ब्लू कपड़े नहीं पहने क्योंकि बैकग्राउंड ब्लू था। कहती नहीं नहीं अच्छा कलर था। मैं उसको कहती नहीं और तो कोई मसला नहीं था। तो आप बहुत सी चीजें होती है जो लोगों को मसला हो रहा होता है इससे, तो वो कहती हैं कि कुछ भी नहीं है। तो तब मुझे, और मैं खुद जाके ऑब्वियसली आप देख सकते हैं जाके अपने आप को स्क्रीनशॉट्स में, या आप उनसे मंगवा सकते हैं कि हम कैसे लग रहे थे। तो मुझे तो ऑब्वियसली मैं कभी दूसरों की बात पे एक हद से ज्यादा संजीदा नहीं लेती हूँ, लेकिन मुझे उन लोगों के लिए फिक्र होती है कि जिनको एक्चुअली इससे फर्क पड़ता होगा कि मतलब आप उनको क्या लिख रहे हैं। और मैं कॉन्शियस इस हद तक हूँ कि मैं अपने आप को फिट रखती हूँ, और मैं अभी भी चाहती हूँ कि मैं वेट लूज मजीद करूँ लेकिन आई हैव नेवर बीन माशाल्लाह ओवरवेट भी। और अगर ओवरवेट आप हों भी तो कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए, एज लॉन्ग एज आप खुद कंफर्टेबल हैं उसके साथ। लेकिन मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें अपना, लेकिन खाने का शौक है तो मैं एडवोकेट नहीं करती है बहुत ज्यादा फिट और स्लिम होने को भी, बिकॉज मेरा काम खराब हो जाएगा फिर। गुड गुड। अच्छा ये बताओ तुम्हारी इस फेम को, शोहरत को फैमिली ने कैसे लिया? टेल मी अबाउट योर फैमिली, अम्मी अब्बू बहन भाई कैसा, मतलब ऑफ कोर्स दे मस्ट बी प्राउड ऑफ देयर डॉटर, देयर सिस्टर, लेकिन टेल मी अबाउट योर फैमिली, उन्होंने कैसे लिया तुम्हारी शोहरत? फैमिली ने मेरी बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली है, खास तौर पे अम्मा की तरफ से। और उनके लिए शुरू में जब मैंने रेडियो शो स्टार्ट किया था तो आई रिमेम्बर कि मुझे तब कहा गया था कि अपना नाम मत लेना रेडियो पे, क्योंकि जिस स्टेशन पे मैं काम कर रही थी वो हर जगह केपी शेपी सब जगहों पे सुना जाता था। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे मतलब क्या जरूरत है, अपना नाम लें आप और ये वो। लेकिन ऐसी चीजें बदली कि सिंस माय फादर एंड माय ब्रदर ऑल्सो, मेरा एक ही भाई है, वो बड़ा ब्रॉड माइंडेड इंसान है, तो उसने मुझे बड़ी चीजों में सपोर्ट किया लाइफ में। तो उसने मुझे कहा कि इट्स ओके, लाइक तुम अगर टीवी पे एज ए न्यूज एंकर आती हो तो हमारे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट होगा, तो आप इस चीज की फिक्र ना करें। मेरे लिए बड़ा मसला था क्योंकि द काइंड ऑफ कंजर्वेटिव फैमिली मैं हूँ उसमें ये होता है कि
आप वैसे आमतौर पे फुल फैशन करते हैं क्योंकि हम हमेशा से इस्लामाबाद, मेरे अब्बा और भाई को कोई मसला नहीं है, लेकिन जब भी फैमिली का कोई दूसरा बंदा आएगा तो चादर आपने पहन ली और सब कुछ। तो उसमें मुझे ये डर था कि मेरे बड़े सारे ऐसे भी रिश्तेदार और कजिन्स हैं जिन्होंने शायद मुझे इतना फैशनेबल नहीं देखा होगा, तो मैं टीवी पे किस हद तक कर सकती हूँ अपने आप को ओपन। तो उसने चीज को स्ट्रगल किया मैंने शुरू में, लेकिन कोई मसला नहीं हुआ। आई रिमेम्बर अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ माय कजिन्स जो कि जिनसे सबसे ज्यादा मुझे था कि बहुत ही एहतराम का रिश्ता है, मुझे दूसरे तीसरे दिन उन्हीं का सबसे पहले मैसेज आया था कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के और तुम्हें सुन के और ये वो सब कुछ। मेरी वेरी मदर जो गुड, है वेरी वो गुड। बड़ी सादा सी खातून है, वैसे तो आमतौर पे उर्दू बोलने में भी स्ट्रगल करती है, लेकिन सारे टॉक शोज वगैरह देखती हैं, तो शी हैज लाइक अच्छा, अ ओपिनियन ऑल्सो। हाँ, तो वो मुझे मेरी गलतियां भी बताती थी कि आज तुम ये क्या कहे जा रही थी अच्छा। और ये क्या कर रही थी। एंड माई फादर, यस, एंड माई फादर ऑल्सो, वो भी बहुत इंजॉय करते रहे मेरे को और सब चीजों को। तो तो भाई आपका एक काफी है और बहन भी हमें, कोई नहीं, बस एक बहन भाई? मेरी 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 दो बहनें हैं, वो तो बेचारी अच्छा, बहन हमेशा से भाई एक है, दो सपोर्टिव ही बहन। रही, दूसरा होते हैं। जी जी, दो बहनें, तो लेकिन अब माई तो ब्रदर गुड़िया और जा अभी रही है की मेरी जो अमेरिका, चॉइसेस तो हैं अब उनके ऊपर। अब अम्मा क्या कहेगी? हाय हाय, मेरी बच्ची पहले तो कराची भेजा तो तू कराची से उड़ारी मार रही है अब अमेरिका। तो ये तो मतलब क्या होगा, उनका दिल ऐसे डूब नहीं रहा? काफी हद तक उन्होंने बहुत ज्यादा शुरू में उनको समझाने में, लेकिन अच्छी बात माशाल्लाह हमारे पेरेंट्स की हमेशा से ये रही है कि उन्होंने सारे हम बहन भाइयों को हमें अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें करने दी। तो जब मैंने उनको समझाया, मुझे ये वक्त मिला उनको समझाने का कि मेरी प्रोफेशनल चॉइस है, मुझे मुख्तलिफ चीजें करनी है, आज वहां जाना है, कल को वापस आना होगा, कल को कुछ और करना होगा, क्योंकि हमारी लाइफ इसी तरीके से है। तो उन्होंने उस चीज को अंडरस्टैंड किया और माशाल्लाह काफी मुझे फिर सपोर्ट भी किया। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई ब्रदर, आई मस्ट से, मेरे भाई ने मुझे जो है ना इस चीज के लिए काफी पुश किया। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ इस चीज में, कोई ऐसा गुड। मसला नहीं है, तुम अगर कराची जा सकती हो तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाके, इनफैक्ट उसके वर्ड्स है, उसने कहा कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट को देखो, वो तो वॉर जोन्स में भी जाके रिपोर्टिंग करते हैं, तो तुम्हें अगर कभी जाना पड़े तो तुमने प्रोफेशन चूज किया है, तुम जरूर करो जो भी करना है तुम्हें। तो वेरी आए, गुड। ये मुझे बड़ा इस चीज का फायदा है, शुक्र है अल्लाह का। देखो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है अफसा आज कि तुम जिससा ओपनली अपने भाई को क्रेडिट दे रही हो इन चीजों के, इसलिए कि हमारी सोसाइटी के अंदर हमें कामयाब यंग एंटरप्राइजिंग खवातीन नजर आती हैं, लेकिन अमूमन उनके पीछे जो भाई बाप चचा उनकी तरफ से जो कॉन्फिडेंस होता है उसका जिक्र कम किया जाता है। आई एम सो वेरी हैप्पी कि हम, और मैं हमेशा ये समझता हूँ एज एज अ फेमिनिस्ट, एज अ जेंडर बिलीवर इन जेंडर एम्पावरमेंट, मैं हमेशा ही समझता हूं कि हमने खवातीन के हुकूक की जब बात करनी है तो हमने मर्दों की इंक्लूसिवनेस पे बहुत ज्यादा बात करनी है। खवातीन के हुकूक सिर्फ अकेले उनको खड़े होकर नहीं मिल सकते जब तक मर्द को भी ऑन बोर्ड ना लिया जाए। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट योर फादर एंड योर ब्रदर आर सपोर्टिंग यू। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। और इस पे मैं ये ऐड जरूर करना चाहूंगी कि नोइंग नेचुरली और साइकोलॉजिकली मर्द हजरात की थोड़ी मुख्तलिफ होता है सिस्टम, और उनकी थोड़ी ईगो का मामला भी होता है। तो आई थिंक अच्छा। बिल्कुल वो वाला मेरा ओपिनियन नहीं है कि हर सारे मर्द बहुत ही सपोर्टिव होते हैं और हमें बहुत, कई दफा मैं खवातीन को देखती हूँ कि भाई हाँ, नहीं जी, हमारे तो हमें शहजादियों की तरह मर्द हजरात रखते हैं घरों के अंदर, लेकिन ड्यू क्रेडिट जरूर देना चाहिए ताकि बाकियों को भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खवातीन है जिन्होंने अपने डॉक्टर बनी और फिर बाद में नहीं कर सकी प्रैक्टिस क्योंकि उनकी शादी हो गई और मियाँ को मसला है। मैं ऐसी पर्सनली बहुत केसेस को जानती हूँ। तो मैं ये इस इशू को मैं समझती हूँ कि ये इट इज अ प्रॉब्लम, लेकिन इस बारे में बात करने का ये मकसद है कि भी मैं तो आज यहाँ पे ना होती अगर मेरे घर के जो मर्द हजरात हैं मुझे सपोर्ट ना करते, एक दफा भी कह देते कि नहीं, तो शायद मैं एक अच्छे मूड के साथ उस चीज को ना स्टार्ट कर सकती या उस कॉन्फिडेंस के साथ ना कर पाती। तो ये बहुत मैटर करता है। भाई अफसा, बहुत मजा आया तुमसे बातें करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यू टुक आउट टाइम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और ऑल द बेस्ट। अमेरिका खैरियत से जाओ और अच्छा अच्छा काम करती रहो, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वी विल सी यू। सो ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत शुक्रिया, अभी थैंक यू सो अभी मच। कुछ देर में जी मैं जी, इसको अपने इंस्टा पे भी, स्टोरी भी, पोस्ट भी, फेसबुक पे भी हम इसको डाल देंगे। अब सभी शेयर कर लेंगे आपके साथ, ऑफ तो फिर कोर्स आप आप इसको लोग देख बाद सकते में हैं कोई बिल्कुल। हिस्सा इसका मिस हुआ हो तो आप इस एपिसोड को दोबारा से देख सकते हैं। खुश रहो, जीती रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।